बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया फरीद और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे पास एक क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ब्रेन का, जिसके स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसके अंदर हमारे पास डीमाइलिनेशन जो है वो कॉज होती है एक्सॉन्स की। ठीक है, अब हमारे पास एक्सॉन जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ठीक है, अगर हम लोग एक्सॉन का जो है वो स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो है ये बॉडी होती है न्यूरॉन की, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक्सॉन होता है। अब एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो कि कंडक्शन फॉर द स्टिमुलस है उसके लिए, कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके दरमियान में जो हमारे पास साइड्स होती हैं वहाँ पे हमारे पास सॉल्टेटरी मूवमेंट के थ्रू जो है वो इम्पल्स जो है वो कंडक्ट करती हुई जाती है और वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जो है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके जाती है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास माइलिन शीट होती है ये हमारे पास जिन सेल्स के साथ मिलके बनती है उसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या होते हैं वो? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब क्या होता है कि ये माइलिन शीट जो है इसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है, यानी एक्सॉन्स के ऊपर से ये माइलिन शीट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो इम्पल्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूरॉन तक जानी होती है, वो हमारा जो कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, ये किस वजह से होता है हम लोग ये देखेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर हमने जो पॉइंट्स कवर करने हैं ना, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने इसके कॉज को डिस्कस करना है, फिर हमने इसके सिम्टम्स को डिस्कस करना है, फिर हम इसको जो है वो इसके डायग्नोसिस को कर लेंगे कि हम इसको जो है वो डायग्नोज कैसे करेंगे, और फिर हम इसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ तक तो पता चल गया है कि और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है क्या है। इट इज़ अ क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो है वो अटैक कर देता है। वैसे इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं उनसे महफूज रखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उनसे उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये अगर हम इसके पॉइंट्स बनाते हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो हमारे पास क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि कॉज करती है डीमाइलिनेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़ दैट कॉज डीमाइलिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके रिज़ल्ट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो सेंसरी हो, मोटर हो, या फिर वो हमारे पास एसोसिएटिव या मिक्स न्यूरॉन्स हों। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास मैकेनिज़्म क्या होता है कि मतलब ये हुई किस वजह से है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको बताया था ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्रेन है और यहाँ पे ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, इसके अंदर से आपका ब्लड जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो यहाँ से जो है वो ब्रेन को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो भी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इसको क्रॉस करके ब्रेन में नहीं जाते। ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो इस चीज़ को जो है वो होने नहीं देता कि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो इसके अंदर से क्रॉस होके जो है वो ब्रेन तक पहुँचे। दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर। अब वो क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारा है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है क्या? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो आपके
टी सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो है वो, अब जो टी सेल्स हैं वो हमारे पास क्या है, टी सेल्स हमारे पास जो है वो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उसको उस चीज़ को जो है, उस डिज़ीज़ को जो है वो किल करते हैं, उस बैक्टीरिया या वायरस जो भी हमारे फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर आया। अब क्या होता है उसके ऊपर एक ऐसा हमारे पास रिसेप्टर आ जाता है। वैसे ये टी सेल जो है वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, ठीक है, और ये इसकी माइलिन शीट है। अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो हमारे पास टी सेल्स हैं ये जो है वो इसके ख़ास रिसेप्टर की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के अंदर जो है वो कामयाब हो जाते हैं। ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं ये एक्टिवेट किससे होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एक्टिव नहीं होते लेकिन इस रिसेप्टर की वजह से ये इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ पे क्रॉस करते हैं इसको, इस टी सेल को एक्टिवेट कौन करता है, यहाँ पे हमारे पास माइलिन, ठीक है, क्योंकि माइलिन जो है वो इसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। इसके एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं साइटोकाइंस, ठीक है। हमारे पास केमिकल्स होते हैं साइटोकाइंस जिसके अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, TNF है, TNF अल्फ़ा है और इंटरफ्यूरॉन गैमा, ठीक है। ये जो हमारे पास साइटोकाइंस होते हैं ना ये रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं। ये साइटोकाइन जो है वो रिलीज़ होने की वजह से ये साइटोकाइंस हमारे पास क्या कॉज करते हैं कि ये हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान में उनकी डायलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी डायलेशन होने की वजह से इस तरह के हमारे पास बहुत से टी सेल जो हैं उनकी इन्वेजन जो है वो पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। ये जितने ज़्यादा आते हैं अब ये क्या करते हैं कि ये माइलिन शीट को जो है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ से माइलिन शीट डिस्ट्रॉय होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से माइलिन शीट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। माइलिन शीट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो हमारे पास ये एरिया बच जाता है जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं रहती है उसको हम कहते हैं प्लैक, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जाहिरी बात है जब हमारे पास माइलिन शीट ही नहीं होगी तो हमारे पास जो है वो सॉल्टेटरी मूवमेंट कंडक्ट नहीं होगी, सॉल्टेटरी मूवमेंट नहीं होगी तो हमारे पास कंडक्शन जो है वो इम्पल्सिस की नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो गैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो है वो सारा इसका मैकेनिज़्म है। अब हम लोग इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके अब हम जो है वो इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉजेज़ जो है इसके अभी तक स्टिल अननोन है, ठीक है। दिस इज़ एन इडियोपैथिक डिजीज़ जिसकी कोई अभी तक कॉजेज़ हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम इसके दो जो हैं वो कॉजेज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। उनमें है हमारे पास एक हमारे पास जेनेटिक फैक्टर आ जाता है, जेनेटिक कॉज आ जाता है, दूसरा हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल कॉज, ठीक है। जेनेटिक जो है वो हमारे पास वो वाले कॉजेज़ होते हैं जो कि हमारी फैमिली में फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज़ रन करती है तो वो हमारे पास जेनेटिक कॉज के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके अम्मी अबू में से किसी को डायबिटीज़ है तो आपके अंदर 50, अगर अम्मी को है तो आपके अंदर 50% चांसेस हैं कि आपको डिजीज़ होगी। अगर आप अम्मी अबू दोनों को है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके अंदर 100% श्योरिटी है कि आपको, अगर आपने अपनी शुगर इंटेक को कंट्रोल ना किया तो लेटर ऑन इन योर लाइफ आपको क्या कहते हैं डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी फैमिली में रन करती है ना, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर सबसे पहले जो आ जाता है इसके अंदर, उसके अंदर आ जाता है कि ये हमारे पास फीमेल्स में मोर कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। समझ आ गई है। यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं एज की, कि एज ग्रुप कौन सा होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास एज ग्रुप है ना वो हमारे पास 20 से लेके 40 ईयर्स तक जो है वो इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस हो जाते हैं। और एक हमारे पास फैक्टर होता है, एक हमारे पास जीन है, जीन इनकोडिंग, जिसका नाम है HLA-DR2, ठीक है। ये वाले जो हमारे पास जीन कोडिंग है ना ये हमारे पास होता है यूज़ फॉर बाइंडिंग फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के पार्टिकल्स नहीं होते या मॉलिक्यूल्स नहीं होते वो अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो वो उनको हमारी बॉडी की मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है।
अगर इस जीन की जो है वो ज़्यादती हो जाए HLA-DR2 की, तो वो भी हमारे पास एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर लें तो ये वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स, कोई ऐसा ड्रग है या केमिकल है जिसके साथ जो है आपका एक्सपोजर हुआ है और उस वजह से आपके जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉज हो गया है। ठीक है, टॉक्सिन्स के बाद इन्वायरमेंटल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, ये हमारे पास सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम देखें और दूसरी बात आ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी ये भी हमारे पास जो है वो एक फैक्टर है जो कि हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉज करने की वजह होता है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो विटामिन डी वाली डेफिशिएंसी है ज़्यादातर नॉर्थ एंड साउथ पोल के जो लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है उधर जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ना मैंने साइंस उल्टे बना दिए हैं, ये फीमेल का साइन होता है और ये हमारे पास मेल का साइन होता है। ठीक है, अच्छा फीमेल और मेल के साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में ये डिजीज़ है तो आपकी फीमेल्स जो है वो इससे ज़्यादा इफेक्ट होंगी एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉजेज़ हमने देख लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिम्टम्स की। ठीक है, तो इसके बहुत से सिम्टम्स हैं जो कि हमारे पास आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अगर इस डिज़ीज़ के अटैक में है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर प्लैक्स बन जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अगर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स में होंगे तो वो डिफरेंट होगा, ब्रेन के किसी और हिस्से में होंगे प्लैक, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन स्टेम में हो जाता है, कहीं पे हो जाता है, तो उससे हमारे पास एक अलग किस्म के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो डैमेज है और उसमें बाद में उसको ट्रीट कैसे करना है। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने बात कर ली कॉजेज़ की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो वो सिम्टम्स क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं लोकेशन ऑफ द प्लैक की, कि प्लैक जो है वो हमारे पास किस लोकेशन के अंदर जाके बना है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में बना है, सेंसरी न्यूरॉन में बना है, मोटर पाथवे में बना है, कहाँ पे बना है। तो इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो है इसके जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं ना जो कि आते ही आते हैं उनको हम लोग कहते हैं चारकोड्स न्यूरोलॉजिकल ट्राइड। ठीक है, ट्राइड मीन्स 3 जो सिम्टम्स हैं वो इसके अंदर आ ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चारकोड न्यूरोलॉजिकल ट्राइड है उसके अंदर जो हमारे पास पहला सिम्टम है वो है डिसआर्थरिया, दूसरा हमारे पास आ जाता है निस्टैग्मस और तीसरा आ जाता है इंटेंशन ट्रेमर्स। ठीक है, जो हमारे पास डिसआर्थरिया है वो हमारे पास होता है ब्रेन स्टेम के अंदर प्लैक अगर बन जाए तो उस वजह से होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो निस्टैग्मस है वो हमारे पास जो है आई की जो है नर्व उसको उसके अंदर प्लैक यानी ऑप्टिक नर्व के अंदर जो है वो प्लैक्स बन जाए तो उस वजह से हमारे पास निस्टैग्मस की जो है वो सिम्टम्स आते हैं। और इंटेंशन ट्रेमर्स जो है वो हमारे पास मोटर पाथवे के अंदर अगर प्लैक्स बन जाएँ तो हमारे पास इंटेंशन ट्रेमर्स के जो है वो सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डिसआर्थरिया, निस्टैग्मस और इंटेंशन ट्रेमर्स होते क्या हैं। तो अगर हम लोग डिसआर्थरिया की बात करें तो ये हमारे पास होता है डिफ़िकल्टी एंड अनक्लियर स्पीच, कि वो पेशेंट जो है उससे एक तो बोला नहीं जाता और अगर वो बोलता भी है तो उसकी इतनी अनक्लियर होती है स्पीच कि आप समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब तक जहाँ तक बात है निस्टैग्मस की, तो निस्टैग्मस हमारे पास होता है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स। ठीक है, यानी आपकी जो आंखें जो हैं वो इधर 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 होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो होती है निस्टैग्मस। ठीक है, ऊपर नीचे भी होती हैं कुछ लोगों की, लेफ्ट टू राइट भी होती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में जो है वो कॉन्टीन्यूसली करके मूव करती रहती हैं, दैट इज़ अ निस्टैग्मस। ठीक है, तो क्या होता है कि इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स जो होती हैं वो हमारे पास आई नर्व यानी ऑप्टिक नर्व के अंदर जो प्लैक्स बनने की वजह से आती है। ठीक है, इसके अलावा आई के और सिम्टम्स अगर हम देखें तो हमारे पास उसमें ब्लरिंग आ जाती है। डार्क ब्लरिंग मीन्स कोई चीज़ आपको धुंधली नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, डबल विजन नज़र आना स्टार्ट होता है, एक चीज़ जो है वो डबल डबल करके डबल एक्सपोजर जैसे होता है उस तरह डबल डबल करके आना स्टार्ट हो जाती है। डार्क स्पॉट क्या होता है कि कोई भी चीज़ है आप उसको देख रहे हैं उसके दरमियान में आपको ब्लैक कलर का इतना बड़ा सा ब्लैक कलर का सर्कल दिखना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ डार्क स्पॉट। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो है वो ऑप्टिक नर्व की प्लैक की वजह से जो है वो सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तीसरी हमारे पास आ जाती है इंटेंशन ट्रेमर्स। इंटेंशन ट्रेमर्स हमारे पास किस वजह से होते हैं, मोटर पाथवे। मोटर पाथवे क्या है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रहा है आपके सारे के सारे क्या कहते हैं कमांड्स को। ठीक है,
उनके अंदर अगर प्लैक बन जाता है तो हमारे पास इंटेंशन ट्रेमर्स आते हैं। ट्रेमर्स दो तरह के होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं और इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं। रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं आपका हाथ कोई काम नहीं कर रहा, आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है, तब भी उसके अंदर जो है वो कांपना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ट्रेमर्स इज यूँ कपकपाना, ठीक है। और इंटेंशन ट्रेमर्स क्या होते हैं, जब आप हाथ आपका रेस्ट पे, कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही आप कोई काम करने के लिए अपने हाथ को जो है वो यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो है वो ट्रेमर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो कपकपाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ इंटेंशन ट्रेमर्स। तो इंटेंशन ट्रेमर्स हमारे पास मोटर पाथवे के अंदर होते हैं और वो कौन कौन से सिम्टम्स शो करते हैं, स्पैज़, मसल वीकनेस, ट्रेमर्स, पैरालिसिस और एटेक्सिया। एटेक्सिया इज़ अनकोऑर्डिनेटेड वॉकिंग मूवमेंट्स होती हैं, वो एटेक्सिया की होती हैं। जैसे आपको चक्कर आ रहे हो तो आप टेढ़ा मेढ़ा चलना स्टार्ट कर दें, दैट इज़ एटेक्सिया, ठीक है। यहाँ तक हमारे हो गए क्या कहते हैं सिम्टम्स सारे के सारे। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस की जहाँ तक बात है तो इसका डायग्नोसिस जो है, क्योंकि ब्रेन डिजीज़ है तो इसका सबसे ऑथेंटिक जो डायग्नोसिस है वो MRI की बेसिस पे होता है, ठीक है। MRI के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास वाइट मैटर होता है उसके प्लैक्स जो है ना वो बहुत जगह पे, जहाँ जहाँ पे ये प्लैक होता है इसके न्यूरॉन्स का, तो वहाँ पे हमें वाइट बॉडीज़ जो हैं वो वाइटिश कलर का जो है वो अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे वाइट मैटर की इंक्लूजन ज़्यादा होगी है, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो MS होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग जो देखते हैं, अच्छा और हाँ, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है, इम्यून सिस्टम जो है आपका बॉडी का जो आपकी ब्रेन के ऊपर अटैक कर देता है, तो इस वजह से आपका जो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर भी आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं उसकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। एंटीबॉडीज़ कहाँ पे होंगी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि T सेल्स जो है वो हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे हैं। साइटोकाइंस वो केमिकल मीडिएटर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को जो है वो इन्हांस करते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस जो है वो कहीं पे भी रिलीज़, आपको कोई बॉडी पे कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे साइटोकाइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब साइटोकाइंस आने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास आती हैं, और इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वहाँ पे इन्वेड कर चुका है, ठीक है। तो हमारे पास CSF के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनका नंबर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज शो होता है, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बजाय अब जो हमारे पास तीसरा इसका टेस्ट है वो है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल। विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल जो है वो हमारे पास मेजर करता है कि हम लोग जो है वो रिस्पॉन्स हमारी विजुअल जो है स्टिमुलस, उसके ऊपर रिस्पॉन्स हमारा, विजुअल स्टिमुलस का मतलब है ये अगर पेन मेरे करीब आएगा तो मैं फ़ौरन अपनी आंखें जो है वो बंद कर लूँगी, ठीक है। दिस इज़ अ विजुअल स्टिमुलस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर दी हैं। तो अब उस पेशेंट जो कि MS का होगा उसके ऊपर इस तरह के हम लोग जो है वो विजुअल स्टिमुलस उसके पास लेके जाएंगे, तेज़ लाइट आ गई, कोई फ़ौरन उसके सामने आँख के सामने चीज़ कर दी, तो उसके रिस्पॉन्स जो है उसको मेजर करने के लिए हम लोग विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करवाते हैं डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है मोटर पाथवे के अंदर प्लैक्स की, ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि इसके अलावा प्लैक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे अगर बनते हैं तो उसके क्या क्या हमारे पास सिम्टम्स शो होते हैं, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो अगर हमारे पास सेंसरी पाथवे जो है, सेंसरी पाथवे में अगर हमारे पास प्लैक्स बन जाएंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, प्लैक्स इन सेंसरी पाथवेज, ठीक है। सेंसरी हमारे पास सेंसरी पाथवे कौन सा होता है, सेंसरी पाथवे हमारे पास वो होता है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, जैसे हमारी स्किन होगी, आँखें हो गई, हेयरिंग होगी, इनसे जो है वो हमारे पास स्टिमुलस जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल गर्म चीज़ को पकड़ लें तो हमारे हाथ हीट जो है स्टिमुलस जाएगा, किसी ठंडी चीज़ का कोल्ड का स्टिमुलस जाएगा। उन सेंसरी पाथवेज के अंदर अगर हमारे पास प्लैक्स बन जाएँ तो उस वजह से हमारे पास कौन कौन सी सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है नमनेस, नीडल लाइक सेंसेशंस, जैसे कुछ लोग पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि सुइयाँ चुभती हैं या चूंटियाँ सी चढ़ती हैं
उसको हम लोग कहते हैं नीडल लाइक सेंसेशंस, नमनेस, बाजू सो जाना। उसके अलावा होता है पेरेस्थीसिया, ठीक है। पेरेस्थीसिया जो है उसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं जो सेंसेशंस आती हैं उसके अंदर हमारे पास बर्निंग सेंसेशन आती है, जैसे हाथ जो है वो हमारा जल रहा है, ठीक है, हीट निकलती है उसमें से। और उसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर सेंसेशंस आती हैं वो टिंगलिंग आती है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास प्लैक्स इन द सेंसरी पाथवे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्लैक्स इन ऑटोनॉमिक पाथवे इसके अंदर। तो प्लैक्स जो हैं अगर हमारे पास ऑटोनॉमिक पाथवे में आएंगे तो उसके अंदर हमारे पास बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन जो है वो कॉज करेगा, ठीक है। प्लैक्स इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर इसमें हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन जो है वो कॉज करेगा, ठीक है। इसके अलावा इस डिज़ीज़ को चेक करने के लिए एक और हमारे पास साइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लर्मेट्स साइन, ठीक है जी। जो MS के पेशेंट्स होते हैं उनमें लर्मेट्स साइन जो है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है। लर्मेट्स साइन क्या होता है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक सेंसेशन होती है जो कि हमारी बैक में जो है वो रन करती है। और ये रेडिएट करती है हमारी लोअर लिम्ब तक, ठीक है। कब? जब आप अपनी नेक को फ्लेक्स करते हैं। समझ आई इस बात की कि जब आप पेशेंट की नेक को पकड़ के फ्लेक्शन के अंदर लेके जाते हैं तो उसकी बैक में एक इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक वेव जनरेट होती है जो कि उसकी लोअर लिम्ब तक जाती है रेडिएट होके, ठीक है। तो ये साइन पॉजिटिव होता है। फ्लेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक वेव जो है उसका जनरेट होना और लोअर लिम्ब तक जाना, दैट इज़ लर्मेट साइंस, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो है वो लर्मेट साइंस जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक और। हाँ, अब ऑब्वियसली बात है इसके अंदर क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है तो इसके अंदर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो भी शो होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो ये डिज़ीज़ जो है वो क्योर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये अर्ली स्टेजेस पे है तो ये मैनेज हो सकती है, बट इसका जो परमानेंट क्योर है ना वो नहीं है। अर्ली स्टेजेस पे हम इसको प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं कि ये डिज़ीज़ जिस स्टेज पे है उसी पे रहे, ज़्यादा जो है वो न्यूरॉन्स को या नर्वस सिस्टम को जो है वो डैमेज ना करे। तो इस बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये क्योर्ड नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। कुछ हम इसके मेडिकेशन के थ्रू इसकी कुछ ना कुछ जो है वो नॉट क्यूरेबल, ठीक है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो मेडिकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम लोग अब देख लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी मेडिकेशन आ जाती है ना वो आ जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम इसकी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं उसमें हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाता है, साइक्लोफॉस्फामाइड। उसके अलावा हमारे पास इम्यून सिस्टम की डिज़ीज़ है तो हम इसके अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट जो यूज़ होता है वो हमारे पास आ जाता है रिकम्बिनेंट बीटा इंटरफ्यूरॉन, रिकम्बिनेंट
बीटा इंटरफ्यूरॉन, ठीक है जी। रिकम्बिनेंट बीटा इंटरफ्यूरॉन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है कि वो हमारे पास जो ये टी सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास ये साइटोकाइंस जो हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, इनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता है। और जो रेगुलर हमारे पास टी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल टी सेल्स होते हैं, ये तो वो वाले टी सेल्स हो गए ना जो कि साइटोकाइंस रिलीज़ करने आ रहे हैं और जो कि हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से आ रहे हैं, इनका लेवल जो है वो उनको कम करती है। और जो हमारे पास रेगुलर टी सेल्स होते हैं यानी साइटोकाइंस का लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं होगी। साइटोकाइंस कम होंगे तो वो हमारे पास क्या कहते हैं जो हमारी जो ब्लड ब्रेन बैरियर था उसकी जो है उसके अंदर से जो पास होकर हमारे पास और ज़्यादा जो है वो टी सेल्स आ रहे थे उनको रोकेगी और उसके रोकने की वजह से हमारे पे इन्फ्लेमेशन कम होगी, वो कम होंगे तो उसके बाद हमारे पास डीमाइलिनेशन कम होगी, डीमाइलिनेशन कम होगी, प्लैक्स कम बनेंगे, प्लैक्स कम होंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं जितने भी हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रेगुलर टी सेल्स हैं ना उनका नंबर जो है वो ज़्यादा करती है, ठीक है, रिकम्बिनेंट इंटरफ्यूरॉन बीटा इंटरफ्यूरॉन से, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स की बात आ गई। उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास इंट्रावीनस हम इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉरी प्लाज्माफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं प्लाज्माफोरेसिस। प्लाज्माफोरेसिस कर देंगे जिसके अंदर हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जो कि कॉज कर रहे थे उसके अंदर प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होती है और इन पार्टिकल्स को जो है वो निकाल लिया जाता है इसमें से प्लाज्मा से, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, ये हमारे पास आ गई। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी इंटरवेंशन है उसके अंदर हमारे पास फिज़िकल थेरेपी जो उनकी स्पीच और से रिलेटेड या मसल स्पैज़म मसल वीकनेस कॉज हो रही थी इस तरह के सिम्टम्स को जो है वो हम फिज़िकल थेरेपी या हम लोग रिहैबिलिटेशन थेरेपी जो है जो इसकी बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल है उसको हम लोग जो है वो इनके थ्रू ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास सिम्टम्स हैं उनको बस कंट्रोल करना जो है वो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट में आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर विटामिन डी जो है उसका इंटेक भी जो है वो हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो हमारे पास एमएस का कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको मसला होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।